हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपना रेस्पिरेशन वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ उसमें से डिजीजेस बाकी रह गई हैं। तो 3 डिजीजेस आपके सिलेबस में हैं, उनको हम डिटेल के अंदर लेंगे। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज डिजीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन सी डिजीजेस आपको स्टडी करनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर? नंबर 1 इज द अस्थमा। फर्स्ट डिजीज कौन सी है बेटा? अस्थमा। सो प्लीज रिमेंबर, अस्थमा जो है एक एलर्जिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एलर्जिक रिएक्शन है। प्लीज रिमेंबर, दिस इज अ डिजीज विच इज एसोसिएटेड विद द एलर्जी। ठीक है ना? दिस इज एन व्हाट? एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जी के टाइम एलर्जी का मेजर जो है कॉज जो है वो क्या होता है? एलर्जी के अंदर क्या होता है? सेल है। और ये सेल कौन से होते हैं? मास्ट सेल। मास्ट सेल अपनी बॉडी से एक केमिकल रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? केमिकल। दिस इज व्हाट? मास्ट सेल एंड दिस इज केमिकल। और इस केमिकल को हम क्या कहते हैं? हिस्टामाइन। ये केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्या लेके आता है? इन्फ्लामेशन। प्लीज रिमेंबर, इन्फ्लामेशन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केमिकल विच इज नोन एज हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन क्या करेगा? इन्फ्लामेशन करेगा। कहां करेगा ये इन्फ्लामेशन? ये इन्फ्लामेशन करता है किसके अंदर? आपका ये जो जा रहा है कौन सा वाला पोर्शन? ट्रैकिया। ठीक है ना? ट्रैकिया के बाद में भी कौन सा वाला पोर्शन है? दिस फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट दैट इज नोन एज द ब्रोंकस। ठीक है? तो ये क्या करेगा? ये ब्रोंकस को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। ये जो हिस्टामाइन है ये क्या करेंगे? इन्फ्लामेशन करेंगे। इन्फ्लामेशन करते वक्त एकदम से क्या हो जाएगा? यहां पर ये वाला अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। तो ब्रोंकियोस्पैज्म, ये धीरे धीरे इतना ज्यादा सिक्रीशन करेंगे कि ये पूरा का पूरा ब्रोंकस है वो क्या हो जाएगा? क्लॉग हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप इसको क्या कहेंगे? ब्रोंकियोस्पैज्म। सो व्हाट इज दिस? ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन हो गया। क्या हो गया? ब्रोंकियोस्पैज्म। तो एलर्जिक रिएक्शन जो है बेसिकली अस्थमा का मेन रीजन क्या है? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन से वजह से ब्रोंकस वाला रीजन जो है स्पैज्म हो गया है, ब्लॉक हो गया है। ठीक है? तब ये ब्लॉक हो गया तो आपको क्या होगा? ऑब्वियसली आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। सो प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग। ओके? तो प्लीज रिमेंबर, अस्थमा इज एन एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है ना? ये कोई डिजीज, प्रॉपर डिजीज नहीं है, ये एलर्जी है। इस एलर्जी के अंदर आपकी इंटरनल जो ट्रैकिया की जो मेम्ब्रेन है, ब्रोंकस की जो मेम्ब्रेन है, उसका म्यूकस जो है वो ज्यादा सिक्रीट हो रहा है क्योंकि वो स्टिमुलेट हो गया है किसी भी एलर्जन से। ठीक है ना? एलर्जन जो है वो क्या होता है? एलर्जन हो सकता है कोल्ड, कफ, या फिर अपन कह सकते हैं बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो वो फॉरेन पार्टिकल आपकी मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट कर देगा। तो सबसे पहले एलर्जन आया, एलर्जन ने क्या करा? इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन को, स्पेशली ब्रोंकस वाले की मेम्ब्रेन को क्या करा? स्टिमुलेट करा। स्टिमुलेट करते ही ये इरिटेट हुई और इरिटेट होते ही क्या हो जाएगा? अस्थमेटिक अटैक आएगा। ये यहाँ पर ज्यादा क्या करेगा? म्यूकस का सिक्रीशन करेगा और ये म्यूकस सिक्रीशन क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। किसको? ब्रोंकस को। दैट इज नोन एज द अस्थमा। और जब ये ब्लॉक बहुत ज्यादा हो जाएगा ब्लॉक, तो आपको इनहेलर के थ्रू जो है बीच में जो है इसके हल्का सा गैप बनेगा। अगर आप इनहेल करते हैं मेडिसिन, ठीक है ना, और वो गैप की वजह से वापस जो है नॉर्मल एक्टिविटी होगी। तो मेजर सिम्टम इज द प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग। अब अस्थमा के बाद में जो दूसरी डिजीज आपके सिलेबस में है दैट इज नोन एज एम्फाइसीमा। हम क्या कहते हैं उसको? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बेसिकली एम्फाइसीमा है क्या। ठीक है ना? एम्फाइसीमा सबसे पहले ये एक क्रोनिक डिजीज है। प्लीज रिमेंबर, दिस इज व्हाट? अ क्रोनिक डिजीज। अब ये क्रोनिक डिजीज क्या होती है? एक होती है एक्यूट,
अगर कोई डिजीज एक्यूट डिजीज है, इट मीन्स वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। उस डिजीज को आप क्या कहते हैं? दैट इज एक्यूट, शॉर्ट टाइम डिजीज। लेकिन यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? एम्फाइसीमा क्या है? क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉनिक डिजीज वो होती है जिसका टाइम पीरियड क्या हो? लॉन्ग हो। जो लंबे समय से जो डिजीज चलती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक डिजीज, फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ऑब्वियसली एक साथ तो एकदम से एम्फाइसीमा नहीं हो सकता, ठीक है ना, दैट इज फॉर लॉन्ग पीरियड। ये स्पेशली किन में देखी गई है? जो चेन स्मोकर्स जो होते हैं, आपको मालूम होगा, स्मोकिंग करना और एक चेन स्मोकिंग करना। स्मोकिंग में आप दिन में 3 या 4 बार स्मोकिंग कर सकते हो, 2 बार स्मोकिंग कर सकते हो। लेकिन अगर जो चेन स्मोकर्स हैं, वो चेन स्मोकर्स जो है लगातार कंटिन्यूशन के अंदर अगर स्मोकिंग करते हैं, तो ये जो आपका ट्रैकिया है और ये जो ब्रोंकस है, इस ब्रोंकस के अंदर आपको मालूम है कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो यहाँ पर ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की जो सीलिया होती है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? एयर के मूवमेंट को बाहर की ओर करना और एयर को फिल्टर आउट करना, ठीक है ना। तो इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये सीलिया। अब ये सीलिया जो थी, ये इसका प्रोटेक्शन कर रही थी कि कोई भी डस्ट पार्टिकल आएगा, उस डस्ट पार्टिकल को ये सीलिया क्या कर देगी? रिमूव कर देगी। लेकिन चेन स्मोकर के अंदर क्या हुआ? आप लगातार कंटिन्यूशन के अंदर स्मोकिंग करते रहे, तो ये सीलिया जो अंदर दिख रही है, ये सीलिया क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्ट। पहले तो इनकी शेप खराब होगी, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी? डीजनरेट। और जब सीलिया डीजनरेट हो गई, तो यहां से कोई भी एयर जिसके अंदर क्या होगा? डस्ट होगा, वो अंदर आएगी। सीलिया क्योंकि फिल्टरिंग एजेंट का काम कर रहा था, यहां से डस्ट को रिमूव करके बाहर निकाल रहा है। ये लेयर मॉइस्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूकस, और म्यूकस का सिक्रीशन लगातार क्या करेगा? बाहर की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो डस्ट पार्टिकल बाहर की ओर मूव कर रहे हैं। लेकिन अब इस कंडीशन के अंदर जब सीलिया डिस्टॉर्ट हो चुकी है, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद में ये धीरे धीरे आगे एल्वुलाई जो है, एल्वुलर सैक अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, एल्वुलर सैक, ठीक है, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी सरफेस और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का जो काम करता है, दैट इज नोन एज एल्वुलर सैक। ये इरिटेंट जो डस्ट पार्टिकल थे, वो कहां पर जाके अटैच हो गए? आपके एल्वुलर सैक के सेप्टम पर। ये क्या है? एल्वुलर सैक। ये क्या है? दैट इज सेप्टम। ये बीच में आ रहा है ना सेप्टम, ये सेप्टम। इस सेप्टम के पास में कौन आ गया है? ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल। ये क्या करेंगे? धीरे धीरे इस सेप्टम को खाना शुरू करेंगे, ठीक है। सेप्टम हो गया डीजनरेट। सेप्टम क्या हो गया? डीजनरेट हो गया। जब सेप्टम डीजनरेट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अब इस एल्वुलाई को आप कैसे देखोगे? ये एल्वुलाई कैसी होगी? इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मतलब अंदर से इसका सरफेस एरिया जो मूवमेंट था, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा था, ये वाला इस तरह से पोर्शन, सेप्टम गायब, सेप्टम खत्म। सेप्टम क्यों खत्म हो गया? बिकॉज ये इरिटेंट ने उसके ऊपर अटैक करा और ये एपिथेलियम सिंगल से बना हुआ है, स्क्वैमस एपिथेलियम ही प्रेजेंट है इसके अंदर। एल्वुलर सैक जो है स्क्वैमस एपिथेलियम का है, जो कि खुद क्या है? सिंगल है। जब ये सिंगल मेम्ब्रेन डिस्टॉर्ट हो जाएगी, तो क्या होगा? आपका एल्वुलर सैक कैसा हो जाएगा? इन्फ्लेटेड। और जब ये इन्फ्लेटेड हो जाएगा, तो इसके अंदर जो रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर जो एयर भरी हुई है, वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी। भाई अगर ये पूरा भरता, उसके बाद में खाली होता, फिर भरता, फिर खाली होता, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होती? अच्छी, और वो क्या करता? वर्क। अब इसकी इलास्टिसिटी तो खत्म हो गई है, क्योंकि जहां पर भी इलास्टिक टिश्यू होगा, अगर वो खत्म होता है, अगर उसके बाद में जब उसके अंदर न्यू टिश्यू आते हैं, तो वो कैसे आते हैं? फाइब्रस। प्लीज रिमेंबर, अगर कोई इलास्टिक टिश्यू है और इलास्टिक टिश्यू खत्म हो गया, डीजनरेट हो गया, तो डीजनरेट के बाद में आपकी बॉडी जब हील होगी, तो हील के बाद में इलास्टिक की जगह क्या आ जाएगा? दैट इज फाइब्रस टिश्यू। तो इलास्टिक की जगह क्या आ गया? फाइब्रस टिश्यू आ गया, और इसकी इलास्टिसिटी क्या हो गई? खत्म। एक तो ये इन्फ्लेटेड हो गया, और दूसरा रिड्यूस्ड इलास्टिसिटी। तो हमें 3 नुकसान हुए एम्फाइसीमा से। पहला नुकसान, हमारा एल्वुलाई कैसा हो गया? इन्फ्लेटेड।
हमारा एल्वुलाई का सरफेस एरिया क्या हो गया, डिक्रीज। ये जो सरफेस एरिया था ये वाला, ये क्या हो गया, दैट इज डिक्रीज। तो डिक्रीज सरफेस एरिया होने के बाद में, इन्फ्लेटेड होने के बाद में तीसरा सिम्टम क्या हो गया, रिड्यूस्ड इलास्टिसिटी। अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी बॉडी जो है अच्छी एयर का एक्सचेंज नहीं कर पाएगी, और अगर ये कंडीशन कंटिन्यूएशन के अंदर रहती है तो वो बॉडी को बहुत ही ज्यादा सिवियर डैमेज भी करता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ये डिजीज दिखने में जितनी सिंपल लगती है, आपको मालूम होना चाहिए हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। सेल तभी ग्रो करता है जब उसके पास में ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो सेल जो है उसकी ग्रोथ, उसका क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन, उसका आगे वाले प्रोसेस सारे हैंग हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली फिर पर्सन की भी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है इन सीवियर केसेस। बॉडी तो वीक हो ही जाएगी लेकिन डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं। ओके, थर्ड अपन लेते हैं, दैट इज नोन एज द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर जो है अपन कहते हैं तो वो किसी ना किसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पत्थरों की इंडस्ट्री जो होती है, सीमेंट इंडस्ट्री जो होती है, और ये जो फाइबर्स जो होते हैं, कॉटन वाली इंडस्ट्री जो है, उनके अंदर जितना भी लेबर वर्क जो है, लेबर स्पेशली मैं उन्हीं की बात करूंगी क्योंकि लेबर सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, अफेक्टेड होता है, ठीक है ना। लेबर में सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम आती है, इसलिए उनके लिए बहुत कैंप भी बनाए जाते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाया जाता है। गवर्नमेंट उनको समय समय पर इस तरह के कंप्लायंसेस जो है कंपनीज के अंदर फिट करती है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, basically related with occupation. Like स्टोन ग्राइंडिंग। स्टोन को आपने देखा होगा, पत्थरों को तोड़ तोड़ के मूर्तियां भी बनती हैं, घर भी बनते हैं। तो स्टोन ग्राइंडिंग वाली जो इंडस्ट्री होती है, स्पेशली स्टोन ग्राइंडिंग, वहां पर इस तरह का बहुत प्रॉब्लम आती है। स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री के अंदर जो उसकी डस्ट पार्टिकल्स जो निकलते हैं सिलिका के, वो आपके नोज के अंदर, आपके एल्वुलाई के अंदर जो है डिपॉजिट हो जाते हैं और पर्सन को जो है बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम भी आ सकती है। स्टोन ग्राइंडिंग हुआ, सीमेंट इंडस्ट्री हुई, और ये जो अपनी कॉटन की इंडस्ट्री है, कॉटन फाइबर्स, जहां पर रुई को हम मशीन के थ्रू फ्रेश करते हैं, वापस उसको अलग से उसके क्या कहते हैं डिफरेंट जो है आइटम्स जो बनते हैं कॉटन से, फैब्रिक भी बनता है। लेकिन शुरुआत में जब रॉ मटेरियल आता है और सेग्रीगेशन होता है अच्छी वाली उसका कॉटन का और बेड कॉटन का या मिक्स कॉटन का, डस्ट विद कॉटन, उन सबके सेपरेशन के टाइम कॉटन इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जिनके अंदर लेबर्स को बहुत ज्यादा सीवियर कॉज होता है, किसका, रेस्पिरेशन का, ठीक है ना। तो सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज ड्यू टू द ऑक्यूपेशन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। इसके अंदर दो डिजीजेस कॉमन है, वन इज द सिलिकोसिस एंड सेकेंड इज द एस्बेस्टोसिस। तो सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस ये दोनों ही डिजीजेस बहुत ही हार्मफुल डिजीज हैं जो डायरेक्टली लंग्स के एल्वुलाई को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। इसके अंदर जो भी सिम्टम्स आपने एम्फाइसीमा के अंदर देखे हैं वो सारे सिम्टम्स किसके अंदर आते हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स के अंदर। तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, ऑब्वियसली सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस के अंदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, लीन एंड थिन एंड वीक। तो लीन, थिन एंड वीक बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी वीक क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक ग्लूकोज जो है मेटाबॉलाइज्ड नहीं होगा। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेशन में सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, लीन थिन वीक बॉडी हो जाएगी। ऑब्वियसली स्टंटेड ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ ही नहीं होगी, और बॉडी जो है इजीली जो है उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक
इम्यून सिस्टम, और जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया उसको कोई भी प्रॉब्लम आके क्या कर सकती है, कैप्चर कर सकती है, ठीक है ना। तो प्लीज रिमेंबर ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स विच कॉज व्हाट, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों डिजीज मालूम होनी चाहिए, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स प्लस एम्फाइसीमा एंड अस्थमा, ये तीन ही डिजीज आपके सिलेबस में है और नीट के अंदर है। आई होप सो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अगर अभी भी पूरे चैप्टर के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं जस्ट फॉर योर कन्वेंस, ताकि आप इसको देखें समझें, और कोई भी आपको डाउट आता है आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। आपके डाउट सॉल्व करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपने डाउट्स देंगे और मैं उनको सॉल्व करूंगी। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ बेटा, अब आपका अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी तीनों डिजीजेस अपन कर चुके हैं, दैट इज नंबर 1 अस्थमा, नंबर 2 एम्फाइसीमा एंड नंबर 3 दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड और ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। इसके अलावा कुछ टर्म्स जो हैं जिसके बेसिस पे आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर आपको वो टर्म मिलती है, जैसे कि नेक्स्ट डिजीज अगर अपन लेते हैं 4th हाइपोक्सिया, आपने सुना होगा। इसको अपन अभी इसको ब्रेक करेंगे, देखेंगे कि हाइपोक्सिया बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। एक है 5th एस्फाइक्सिया, ठीक है, और एक है 6th साइनोसिस। इन थोड़े से टर्म्स के बीच में बहुत डिफरेंस है जो आपको नीट के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नीट में क्वेश्चंस जो है बेसिकली इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। हाइपोक्सिया, हाइपो मींस लेस, हाइपो का मतलब क्या हुआ बेटा, लेस, सिया मतलब ऑक्सीजन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, जैसे कि अपन माउंटेन का, सपोज करो ये माउंटेन है उत्तराखंड वाले और आप यहाँ पर घूमने जाते हैं, तो जब आप ऊपर जो है पीक, इसके पीक पर जाएंगे माउंटेन के, तो इस पीक पर क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। उस समय जब PO2 लेस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, वहां पर आपको इस तरह से हाइपोक्सिया की फीलिंग आ सकती है, जिसमें नौसिया, वॉमिटिंग वगैरह बहुत सारे सिम्टम्स जो है आते हैं। तो हाइपोक्सिया इज बेसिकली ड्यू टू लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं एस्फाइसिया, हम इसको भी इसी के साथ कंसीडर करते हैं कि दोनों सेम है। ए मतलब क्या है, एब्सेंट, ठीक है ना। यहां पर ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गई है, कम, और CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो दैट इज नोन एज एस्फाइसिया। ये भी सिया है और ये भी सिया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह की जब डेड बॉडी जो है उसमें क्या देखा गया कि वो एस्फाइसिया से उसकी डेथ हुई। एस्फाइसिया से मतलब उसने जो भी है नॉट जो लगा था या गर्दन दबाई गई थी, व्हाटएवर द मैटर इज, उसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है उसका जो है बॉडी के अंदर क्या होगी, डेफिशिएंसी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, इंक्रीज। So when increase of the carbon dioxide in your body, that condition is asphyxia. Clear? यहाँ पर ये दोनों अलग टर्म है, इनको मिक्स ना करें। That is decrease of oxygen and increase of carbon dioxide in body. Yes, ड्यू टू द एस्फाइसिया क्या आ जाएगा बेटा, साइनोसिस। साइनोसिस मतलब आप बॉडी के अंदर CO2 बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि बॉडी नीला पड़ना शुरू हो जाएगी, ब्लू कलर में आ जाएगी। साइनो मतलब ही क्या होता है बेटा, ब्लू कलर। प्लीज रिमेंबर, साइनो मतलब क्या होता है, ब्लू कलर। अगर बॉडी ब्लूइशनेस होना शुरू हो जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि सांप जब आपको काट लेता है तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, पूरी नीली हो जाती है। उसके बेसिस पे हम पहचान लेते हैं कि अगर बॉडी ब्लू कलर की हो गई है, इट मींस उस
पर्टिकुलर वीनम से आपके आरबीसी क्या हो गए, ब्रेक हो गए, हिमोरेज हुआ और आरबीसी ऑक्सीजन नहीं ले जा पा रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, ब्लू कलर की। एक ब्लू सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है, दैट इज नोन एज द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस। वो भी आपने पढ़ा होगा अपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर कि ऑक्सीजन जो है वो मिल नहीं पाई, आरबीसी क्या हो गए, ब्रेक। तो वहां पर आरबीसी के ब्रेकेज की वजह से, आरबीसी के ब्रेकेज को बेटा अपन क्या कहेंगे, हिमोरेज। तो हिमोरेज की वजह से क्या हो गया है, जब आरबीसी टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो ब्रेक होने के वजह से क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी कैसी पड़ जाएगी, ब्लू पड़ जाएगी, ठीक है ना। ब्लू कलर ऑफ बॉडी। अब आप इसको कह सकते हो कि वहां पर बॉडी के अंदर क्या हुआ, CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, बट ये CO2 का कंसंट्रेशन एस्पाइसिया के CO2 के कंसंट्रेशन से अलग है। प्लीज रिमेंबर दिस, इनको भी आप मिक्स मैच नहीं करेंगे। तो तीनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर है, हाइपोक्सिया, एस्पाइसिया, साइनोसिस। तो ये जनरल टर्म है जो नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑप्शंस के अंदर जगह जगह मिल जाते हैं आपको, और आपकी क्लियरिटी के बाद में जो है ये क्लियर हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।